टॉपिक है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस पे आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे नाटो का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, ये कब बना, क्यों बना, इसका लाभ क्या है या प्रभाव क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है, क्या भारत को नाटो में शामिल होना चाहिए, इसमें पक्ष और विपक्ष देखेंगे, और साथ में नाटो का भारत के साथ क्या रिश्ता है, इन सभी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ अन्य टॉपिक होंगे उसे हम लोग देखेंगे। और ये जो टॉपिक है नाटो, इसे हम लोग पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और हम लोग इंटरव्यू के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये एक ग्रुप डी के भी एग्जाम में आ सकता है और यूपीएससी के भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस तरह से इसे समझने का प्रयास होगा। एग्जाम कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, लेकिन अगर इतना हम लोग समझ लेते हैं तो नाटो के लिए पर्याप्त है। और आज पिछले 1-1.5 सालों से नाटो पे बहुत डिस्कशन भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पिछले वर्ष 2022 में फरवरी के महीने में 24-25 फरवरी के आसपास रूस और यूक्रेन का जो वॉर शुरू हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा कारण नाटो भी था। तो नाटो को जानना आवश्यक है। अपकमिंग 68 मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में कोई भी एग्जाम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ देगा कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके लिए तो समझते हैं कि आखिर इसका नाम क्यों पड़ा। तो उससे पहले हम लोग एक मैप देखते हैं, क्योंकि मैप से ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो कृपया कर धैर्य बनाए रखिएगा। अगर हम लोग दुनिया का मैप देखते हैं तो मैप में हम लोग ये देखेंगे कि एक बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है रशिया, और हमारा जो भारत 7वें नंबर पे है। रशिया के बगल में हम लोग देखते हैं कि एक कॉन्टिनेंट है, एक पूरा कॉन्टिनेंट है जिसमें 54-55 कंट्रीज हैं, उसे हम लोग कहते हैं यूरोप। और तीसरा एक कॉन्टिनेंट है जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये तीसरा कॉन्टिनेंट है, और नीचे तो दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पे मुख्य बात नॉर्दर्न अमेरिका, एक कॉन्टिनेंट यूरोप और तीसरा एशिया का एक कंट्री रसिया की बात होगी। इन 3 मानचित्रों के कारण ही, 3 क्षेत्रों के कारण ही नाटो की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैप देखा। मैप में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये जो रशिया का पश्चिमी हिस्सा है, यूरोप के पूर्वी हिस्से को टच करता है। ठीक है, रशिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, ये जो पश्चिमी हिस्सा है रशिया का, वो यूरोप के पूर्वी हिस्से को टच करता है। और दूसरा हम लोगों को देखना है, आप प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर का नाम सुने होंगे। तो ये जो भी महासागर है, यहाँ पे जो ब्लू हम लोग देख रहे हैं, ये जो ब्लू देख रहे हैं जो 8 के आकृति में है, ये एक महासागर है जिसे हम लोग कहते हैं अटलांटिक महासागर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और दक्षिण में साउथ अटलांटिक ओशन है। इसका भी प्रभाव है नाटो के नाम में बनने में। अब चूंकि एग्जाम में रहता है नाटो का मतलब क्या है, तो आप फुल फॉर्म बता दिए, लेकिन आखिर इसका नाम ये पड़ा क्यों, ये देखना जरूरी है। ये एक मैप है यूरोप का, इस मैप पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है नाटो। अब अगर हमसे पूछा जाए कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे एन फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संघ, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, पीटी ग्रुप डी वगैरह में पूछ सकता है। फिर यहाँ पे अब ध्यान रखना है इस शब्द पे, अटलांटिक। आखिर अटलांटिक शब्द को यहाँ पे जोड़ा क्यों गया है, अटलांटिक शब्द को यहाँ पे जोड़ा क्यों गया है। तो इस पे डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा अटलांटिक के बारे में जानेंगे। ये एक महासागर, सागर नहीं महासागर है। प्रशांत महासागर के बाद सबसे बड़ा महासागर यदि कोई है तो अटलांटिक महासागर है। महासागर क्या होता है, उस विशाल जल राशि का नाम है जो यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को अन्य द्वीपों से पृथक करता है।
अब एक बार फिर से हम लोग मानचित्र पे चले, तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं ये जो अंध महासागर है या फिर जिसे हम लोग अटलांटिक ओशन कहते हैं, तो ये पूरा जो एरिया हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा जो एरिया हम लोग देख रहे हैं ये अटलांटिक ओशन है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है, ग्रुप डी वगैरह में पूछता है कि कौन सा महासागर 8 के आकृति का है, तो ये ही महासागर है अटलांटिक ओशन, 8 के आकृति का है, जो आपको दिख रहा है कि 8 की आकृति कमोबेश ये बनाती है। पृथ्वी के उत्तर में इसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन और पृथ्वी के दक्षिण में इसे साउथ अटलांटिक ओशन कहते हैं। अब अटलांटिक ओशन का मतलब क्या होता है, ये सभी चीजें नाटो से जुड़ी हुई है। आप देखिएगा कि ये जो महासागर है, ये जो पूरा महासागर हम लोग देख रहे हैं, ये जो पूरा महासागर हम लोग देख रहे हैं, ये अफ्रीका महादेश को, यूरोप के महादेश को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के महादेश से अलग करता है। ये ध्यान रखना है। ये जो महादेश है 4 महादेश को अलग कर रहा है। एक यूरोप के महादेश को और अफ्रीका महादेश को उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के महादेश से अलग कर रहा है। ये हो गया एक महादेश, यूरोप महादेश। यूरोप महादेश के नीचे ये पूरा जो बड़ा सा महादेश है अफ्रीका महादेश। यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका महादेश, जिसमें एक देश है अमेरिका, और एक महादेश है दक्षिण अमेरिका महादेश, जिसमें सबसे बड़ा ब्राजील होता है। तो इन महादेशों से अलग करता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि उस विशाल जल राशि का नाम है जो यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को अन्य महाद्वीपों से अलग करता है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा महासागर है, पहला प्रशांत महासागर है। आकृति 8 की तरह, ये सभी ऑब्जेक्टिव के चीजें हैं जो हम लोग लूसेंट में रटते हैं, लेकिन समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि समझना ये है, ये जो नाटो है इसमें अटलांटिक शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा कि ये जो नाटो एक संगठन जो है वो आप देखिएगा कि विशेष रूप से यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज है वो ईस्ट यूरोप के कंट्री हो या वेस्ट यूरोप के कंट्री हो या कनाडा और अमेरिका हो, ये दो देश और यूरोपियन कंट्रीज के देश आपस में मिलकर नाटो को बनाए और इन देशों का, ये देश हो या ये देश, इनका संबंध अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक ओशन को इन कंट्रीज की बाउंड्रीज टच करती है, इसलिए नाटो में ये अटलांटिक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, यहाँ पे हम लोग समझ गए कि अटलांटिक का शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि अटलांटिक ओशन से कुछ कंट्रीज ऐड करती हैं और इन्हीं कंट्रीज ने मिलकर नाटो को बनाया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सोवियत संघ, जो बाद में रशिया के रूप में बना, सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सैन्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका, कनाडा तथा कई पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा अप्रैल 1949 को होगा यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन है। तो ऑब्जेक्टिव में हमें यहाँ पे ये समझना है इसका गठन अप्रैल 1949 को हुआ है, इस पे ध्यान रखना है पीटी के लिए। दूसरा, इसके फुल फॉर्म को ध्यान रखना है। तीसरा, नाटो को वॉशिंगटन संधि भी कहते हैं, नाटो को वॉशिंगटन संधि भी कहते हैं। ये एक गठबंधन है। कैसा गठबंधन है? सैन्य गठबंधन है। सैन्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए नाटो की स्थापना की गई। किससे सैन्य सुरक्षा प्रदान किया गया है? सोवियत संघ से सैन्य सुरक्षा प्रदान किया गया है। ठीक है, अब हम लोग फिर से एक बार मैप पर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं
कि आखिर नाटो को बनाया क्यों गया, किसने बनाया। तो आप देखिएगा, नाटो को अमेरिका ने, कनाडा ने, वेस्ट यूरोप के जो देश है वो स्वीडन हो, नॉर्वे हो, यूनाइटेड किंगडम हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, ये जो भी वेस्ट के कंट्रीज है, यूरोपियन वेस्ट के कंट्रीज है, इन लोगों ने मिलकर 1949 में ये जो रशिया आज हम लोग देख रहे हैं, पहले रशिया नहीं था, सोवियत संघ था, और इस सोवियत संघ में आज का रशिया, साथ ही यूरोप, आज का जो यूरोप में यूक्रेन है, ये यूक्रेन भी उसमें सम्मिलित था। फिर कुछ और देश यहाँ पे छोटे मोटे देश है, लिथुआनिया वगैरह, वो सम्मिलित थे। साथ ही ये जो इस मध्य एशिया के 5 देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सभी सोवियत संघ में सम्मिलित थे। और यहाँ पे एक विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, सोशलिस्ट विचारधारा थी। तो इस विचारधारा से, अर्थात सोवियत संघ से, इन ईस्टर्न यूरोप को और वेस्टर्न यूरोप को बचाने के लिए एक संगठन बना जिसका नाम था नाटो। और यह संगठन करता क्या, यह संगठन सैन्य सुरक्षा प्रदान करता यदि सोवियत संघ इन यूरोपियन कंट्री पे हमला करता तो। ठीक है, तो इसी कारण से नाटो की स्थापना हुई। मैप से हम लोग समझ गए। वर्तमान में इसमें 31 सदस्य है, 31वां फिनलैंड है। ठीक है, अब फिर से हम लोग मैप में लौटेंगे, आखिर फिनलैंड को क्या आवश्यकता पड़ी नाटो का सदस्य बनने के लिए। फिनलैंड को आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी 2022-23 के आसपास फिनलैंड इसका 31 सदस्य बना है, 31 नंबर का सदस्य बना। उसके पीछे कारण ये है कि फरवरी 2022 में कुछ कारणों से रशिया ने इसी यूक्रेन पर, जिसकी राजधानी कीव है, उस पर हमला कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये जो यूक्रेन है ये रशिया से सटा हुआ है, इसका विशेष रूप से पूर्वी भाग रशिया से सटा हुआ है। रशिया यूक्रेन पे हमला किया, अब यूक्रेन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि फिनलैंड का भी मोस्टली ईस्टर्न एरिया जो है वो रशिया से टच कर रहा है। अब फिनलैंड को इस बात का डर है कि अगला नंबर मेरा हो सकता है, यूक्रेन को यदि रशिया निपटा देता है तो अगला नंबर आएगा मेरा। इसलिए फिनलैंड यूक्रेन वाली स्थिति न हो, इसलिए वो नाटो का सदस्य बना है। अब नाटो का सदस्य बना है तो कुछ फायदा मिलेगा रशिया को, तब तो वो नाटो का सदस्य बनेगा। तो फायदा क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसका देखेंगे, इसका मुख्यालय बेल्जियम है, यूरोप में इसका मुख्यालय है। विशेष रूप से यूरोपियंस ने ही बनाया है, यूरोपियंस के लिए बनाया गया है। तो अगर आप मैप देखिएगा तो छोटा सा एक कंट्री है बेल्जियम, छोटा सा कंट्री है बेल्जियम। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है बेल्जियम, यही इसका हेड क्वार्टर है। बेल्जियम इसका हेड क्वार्टर, बेल्जियम का ब्रुसेल्स जो उसकी राजधानी है। एक मूवी थी पीके आमिर खान की, उसमें शुरू के जो सीन है दिवंगत सुशांत सिंह के और अनुष्का शर्मा के, उसमें जो सीन को दिखाया गया है वही बेल्जियम का सीन है। तो ये बेल्जियम नाटो का हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप बताइएगा बेल्जियम का हेड, ये नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बेल्जियम में। फिनलैंड क्यों सदस्य बना वो हम लोगों ने देखा। अब अगला हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति का कारण क्या है। अगर नाटो बना है तो उसके पीछे कारण क्या है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। देखिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। और वर्ल्ड वॉर अगर समाप्त होगा तो निश्चित है जो भी इसमें सम्मिलित होंगे वो जीतने वाले हों या हारने वाले हों, उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो वेस्टर्न यूरोप जो है, पश्चिमी यूरोप जिसमें यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग इंग्लैंड भी कभी कभी कहते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, इंग्लैंड कमजोर हुआ, इसलिए 1947 में वो भारत को आजादी दिया।
1948 में वो श्रीलंका और चाइना को आजादी दिया है। तो वेस्ट यूरोप है वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, आर्थिक और सैन्य रूप से वो कमजोर हो गया। तो उसे सैन्य सहायता चाहिए थी, तो सैन्य सहायता चाहिए थी तो उसे एक संगठन की आवश्यकता थी, जो आवश्यकता पड़ने पे उसे सैन्य सहायता देगी। तो नाटो की उत्पत्ति में एक कारण बना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप की कमजोरी। एक दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो पूरा दुनिया है ना दो घरों में नहीं, दो धरों में, कहीं कहीं पे गलती लिखा हुआ है क्योंकि ये टाइपिंग हम नहीं करते, दो धरों में विभक्त हो गया। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी कंट्री है वो दो भाग में बढ़ गई थी। एक भाग था जो अमेरिका के साथ था और एक भाग था जो सोवियत संघ के साथ था। सोवियत संघ वाला जो था वो समाजवादी विचारधारा का था, जो चाहता था अमीर और गरीब के बीच में अंतर न हो, शोषितों को ज्यादा ख्याल रखा जाए। एक वर्ग था जो यूएसए के साथ था, जो पूंजीपतियों से संबंधित था और चाहता था कि जिसमें जितना ताकत है वो उतने तेजी से आगे बढ़े। तो दुनिया दो भागों में बट गई थी। दो भागों में बटी तो फिर हुआ क्या? तो हुआ ये कि एक सोवियत संघ की पार्टी में थे, एक अमेरिका के पार्टी में थे। तो इससे हुआ कि युद्ध तो फिर बाद में नहीं हो रहा था, लेकिन शीत युद्ध की स्थिति बनी। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? एक छोटे से शब्दों में मैं बता दूं कि दो देशों के बीच या दो लोगों के बीच तनाव रहता है, बस लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, माइंड टू माइंड वॉर किया जाता है, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। और इस शीत युद्ध ने एक संगठन की आवश्यकता पे बल दिया और वही संगठन बना नाटो। ठीक है, तीसरा कारण हम लोग देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो सोवियत संघ है वो क्या किया ना कि पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन वगैरह से अपना सेना हटाने से वो मना कर दिया और वो प्रयास कर रहा था कि साम्यवादी शासन की स्थापना हो, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना हो। अतः साम्यवादी शासन के खतरे को देखते हुए पूर्वी यूरोपीय देशों ने एक सैन्य संगठन की आवश्यकता महसूस की। अब इसे हम लोग मैप में देखेंगे तो हुआ क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये जो पूरा इंक्लूडिंग रशिया था, सोवियत संघ, वो इस ईस्टर्न यूरोप पे विशेष रूप से यूक्रेन के आसपास के जो भी कंट्रीज थे यहाँ पे अपनी सेना रखे हुए था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेना हटाने से मना कर दिया। और साथ ही अपना जो विचार था समाजवादी साम्यवादी विचार, ये चाह रहा था विशेष रूप से ईस्टर्न यूरोप जो अपेक्षाकृत इंग्लैंड वगैरह से कमजोर देश है उसे अपने प्रभाव में लेने का। दूसरी तरफ जो अमेरिका है पूंजीपतियों का, वो चाह रहा था कि इस ईस्टर्न यूरोप पे और साथ ही पूरे यूरोप पे अपना कब्जा जमा लें। तो दो विचारधाराएं और इन दोनों के बीच सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक महादेश आके फंस गया था, यूरोपियन कंट्री। तो यूरोपियन कंट्रीज पे अपना अपना विचार स्थापित करने के लिए, अपना अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक शीत युद्ध चल रहा था और उसी शीत युद्ध में नाटो का जन्म हुआ। क्योंकि ईस्टर्न विशेष रूप से ईस्टर्न यूरोप को लगा कि जो वो रशिया से अपेक्षाकृत क्लोज था, उसे लगा कि अगर एक संगठन रहता है नाटो की तरह तो और सोवियत संघ हम पे हमला करता है तो ये संगठन हमें सैन्य सुरक्षा प्रदान करेगा। इसलिए नाटो का जन्म हुआ 1949 में। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग मैप से जाने हैं। और नाटो जो संगठन था वो सैन्य सुरक्षा प्रदान करता था। दूसरा, अब हम लोग को देखना है इसका उद्देश्य क्या है, नाटो का उद्देश्य है क्या। पहला उद्देश्य है यूरोप पे आक्रमण के समय सैन्य सहायता प्रदान करना, एक नाटो का उद्देश्य हो गया, यही कारण से फिनलैंड सदस्य बन गया है। दूसरा, यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकना, ये दूसरा कारण था। और तीसरा, अमेरिका द्वारा यूरोप पर अपना प्रभाव कायम रखना, इसका एक उद्देश्य था। ये तीन उद्देश्य हम लोग देख लिए। आगे अगर बढ़ते हैं
तो अब हम लोग देखेंगे नाटो का काम क्या है। तो इसका काम है सदस्य देशों को सहायता देना, पहला। दूसरा, इसका अनुच्छेद 5 कहता है कि यदि किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो सभी पर हमला माना जाएगा, इसलिए आक्रमण की स्थिति में साझी सहयोगात्मक रवैया अपनाई जाएगी। नाटो में एक आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 5 है, और ये आर्टिकल 5 कहता है कि यदि किसी एक देश पे हमला हो, अर्थात अब यदि फिनलैंड पे हमला होगा तो नाटो के जितने भी 31 सदस्य हैं इंक्लूडिंग यूएसए, उस पे हमला माना जाएगा, और जो देश हमला करेगा उसके अगेंस्ट हमला किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा है नाटो का। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसका प्रभाव क्या रहा है, नाटो का प्रभाव क्या हुआ। तो प्रभाव है पश्चिमी यूरोप को सैन्य सुरक्षा देकर आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया गया, वेस्टर्न यूरोप को सुरक्षा दिया गया। यही कारण है बाद में जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या जर्मनी जैसे जो देश हैं वो आर्थिक रूप से प्रगति कर सके, क्योंकि उन्हें सैन्य सुरक्षा मिल चुकी थी। दूसरा है कि अब अमेरिका यूरोपियनों के मुद्दे पर, मुद्रा लिखा हुआ है, मुद्दा होगा, मुद्दे पर तटस्थ नहीं रह सकते थे। अब यदि जर्मनी पे हमला होगा, फ्रांस पे हमला होगा या यूनाइटेड किंगडम पे हमला होगा तो अमेरिका पे भी हमला माना जाएगा। तीसरा कि इसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। एक प्रभाव निगेटिव ये चला गया कि नाटो का स्थापना हुआ तो शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ गया। दो बड़े धड़ों के बीच, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर, माइंड टू माइंड वॉर शुरू हो गया। शीत युद्ध को बढ़ावा दिया और सोवियत संघ के नाटो को साम्यवाद के विरोध के रूप में देखा गया। ठीक है, इन पे हम लोगों ने बात किया। प्रत्युत्तर में गलत लिखा हुआ है, प्रत्युत्तर में पूर्वी यूरोपीय देशों से वार्सा पैक्ट कर इन्हें पक्ष में मिलाने का प्रयास किया गया। ये जो वार्सा पैक्ट है, इसी नाटो के विरोध में 1955 में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज से वार्सा पैक्ट किया कि आप मेरे साथ आइए, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे और आपको सैन्य सुरक्षा प्रदान करेंगे। कुछ देशों ने वार्सा पैक्ट किया भी। उसके बाद नाटो के अत्यधिक हस्तक्षेप से अब क्या हो कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज 1949 या उसके बाद नाटो के सदस्य बन गए, तो अमेरिका जो नाटो का मेन सदस्य था वो अपने हित के लिए यूरोप पे अधिकार स्थापित करने लगा, अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगा, जिसके कारण यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ, ईयू का जन्म हुआ। एक नया संगठन बना, अर्थात नाटो ने एक नए संगठन को जन्म दिया, यूरोपियन यूनियन, जो आज 54-55 देशों का एक संगठन है। ठीक है, जिसकी एकल मुद्रा यूरो है। अब हम लोग देखेंगे सोवियत संघ के पश्चात नाटो की स्थिति क्या है। सोवियत संघ के पश्चात नाटो की स्थिति हम लोग जानते हैं 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। शीत युद्ध के प्रभाव स्वरूप सोवियत संघ का 1991 में विघटन हुआ और विघटन के साथ ही वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका ने नाटो को समाप्त नहीं किया। एक दूसरा, शीत युद्ध के पश्चात नाटो ने नागरिक सहायता देना प्रारंभ किया। पहले सैन्य सहायता नाटो दे रहा था, अब नागरिक सहायता भी दे रहा था। नागरिक सहायता मतलब होता है आपको मेडिकल हेल्प यदि जरूरत है तो मेडिकल हेल्प भी आपको दिया जा सकता है। आपके देश में डिजास्टर आया है, अर्थात भूकंप आ गया है, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है, अकाल आ गया है, तो उसमें भी सहायता दी जाती थी। यही कारण है कि खारी युद्ध में 1991 में अल्बानिया को मदद किया गया था नाटो के द्वारा। साथ ही हम लोगों ने देखा शीत युद्ध के बाद कि नाटो आतंकवाद को रोकने में भी काम कर रहा है। यही कारण है कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी आतंकवादियों का वर्चस्व हुआ तो नाटो वहां गया और तालिबानी आतंकवादियों को बहुत समय तक रोक के रखा। ये एक स्वरूप बदला नाटो का। अब सैन्य के साथ साथ नागरिक सहायता भी वो दे रहा था। इतना हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे क्या नाटो में भारत को आना चाहिए, क्या भारत को नाटो का सदस्य बनना चाहिए। सबसे ज्वलंत क्वेश्चन है, क्योंकि 2022 में
इंडियन एक्सप्रेस में ये क्वेश्चन उठा और इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि नाटो में अब भारत को मिल जाना चाहिए। अब चूंकि देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत जान रहे होंगे तो भारत गुटनिरपेक्ष देशों का सदस्य है। जिस समय शीत युद्ध का दौर था, कुछ देश अमेरिका, कुछ देश सोवियत संघ में सम्मिलित हो रहे थे, तो भारत ने 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन बनाया, अर्थात वो किसी भी दल में सम्मिलित नहीं हुआ, उसे कहते हैं न्यूट्रल कंट्री, कि मेरी मित्रता सभी से होगी, मेरी शत्रुता किसी से नहीं रहेगी, जिसमें हमें लाभ दिखेगा उस तरफ हम जाएंगे, यानी ग्रुपिज्म हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चूंकि भारत गुटनिरपेक्ष देशों का सदस्य है, फिर भी दुनिया अब पोलराइज्ड हो रही है, अलग अलग बहुध्रुवीय स्ट्रैटेजीज बन रही है। एक कंट्री किसी एक धरे में नहीं रहता, अन्य धरों में भी रहता है। क्योंकि अब दुनिया बहुध्रुवीय होती जा रही है, इसलिए भारत को गुटनिरपेक्षता के साथ साथ नाटो में भी सम्मिलित हो जाना चाहिए। ये सभी पॉइंट इंडियन एक्सप्रेस के ही हैं। साथ में दूसरा फायदा यदि ये होगा भारत को नाटो का सदस्य बनने में, अनुच्छेद 5 कहता है कि यदि आप मेरे साथ आते हैं तो किसी एक सदस्य देश पर किया गया हमला सभी सदस्यों पर माना जाएगा। इसलिए यदि भविष्य में पाकिस्तान या चीन हम पे आक्रमण करता है तो नाटो हमें सैन्य सहायता मुहैया करेगा। पाकिस्तान से तो हम लोग निपट लेंगे, लेकिन चाइना से निपटना आसान नहीं है, उस एवज में नाटो हमें मदद करेगा। ठीक। दूसरा, सामरिक सुदृढ़ता यदि हमारे देश में आती है, सैन्य दृष्टिकोण से हम लोग बहुत मजबूत हो जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सैन्य व्यवस्था मजबूत होगी तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को देखने से लगता है कि भारत को नाटो का सदस्य बनना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मिस्र लिखा हुआ है, मित्र लिख दिया गया है। मिस्र और इजराइल दोनों नाटो का सदस्य देश है। साथ ही वो रूस के साथ भी रक्षा संबंध रखता है, अर्थात वो जहां एक और वो अमेरिका से भी सहयोग चाहता है, वही वो रशिया से भी सहयोग ले रहा है। इसका मतलब कि भारत को नाटो का सदस्य बनना चाहिए। इन 4 पॉइंट्स से ये क्लियर होता है। लेकिन इसका विपक्ष देखते हैं, आखिर क्यों नहीं सम्मिलित होना चाहिए नाटो में। पहला कारण है, अगर आप नाटो में सम्मिलित होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा जो यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, तो यूक्रेन सम्मिलित नहीं हुआ नाटो में, बस इच्छा प्रकट किया, और जैसे ही इच्छा प्रकट किया रशिया यूक्रेन पे हमलावर हो गया। तो होगा क्या, यदि भारत नाटो में शामिल होता है तो रूस के साथ जो हमारा संबंध है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रूस हमें सबसे अधिक हथियार मुहैया करा रहा है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया, सबसे अधिक हथियार हम लोग आयात करते हैं रसिया से। ठीक है, 2 नंबर पे अमेरिका है। दूसरा, रूस क्या करेगा कि भारत को छोड़ देगा और चाइना से अपनी मित्रता प्रगाढ़ करने लगेगा। जब उसे लगेगा कि भारत पूरी तरह अमेरिका के पाले में जा रहा है, तो हमें परेशान करने के लिए रशिया चाइना से मित्रता अधिक बढ़ा सकता है। तीसरा, हमारे संप्रभुता को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि अगर आप नाटो सदस्य बनेंगे तो नाटो जो है हमारे यहाँ अड्डा बनाएगा, अपना सैन्य अड्डा बनाएगा, और नाटो के सेना हमारे यहाँ रहेगी और हमारी जो सैन्य व्यवस्था है उसमें दखल अंदाजी करेगी। ये 3 कारण है नहीं शामिल होने का। साथ ही अगर अभी हम लोग नाटो के सदस्य रहते हैं तो रशिया और यूक्रेन जो वॉर हो रहा है उसमें हम लोग को शामिल होना पड़ता, क्योंकि हम नियम 5 ये कहता है नाटो का, एक देश पे किया गया हमला सभी देश पे मान होगा। इसलिए पूरे दुनिया में जो संघर्ष होगा उन संघर्षों में इच्छा और अनिच्छा से हमें सम्मिलित होना पड़ेगा। तो क्या नाटो का सदस्य बनना चाहिए? तो निष्कर्ष हमें ये कहना है, भारत को नाटो के सदस्य देशों के साथ व्यवहारिक संबंधों को मजबूत करते हुए नाटो का औपचारिक सदस्य बनने से बचना चाहिए। ऑफिशियली हम लोग नाटो के सदस्य न बने फिलहाल, लेकिन जो नाटो में सदस्य हैं, यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, फ्रांस वगैरह है, इनसे
पर्सनल रूप से हमें जुड़े रहना चाहिए और जो हमारा लाभ है वो लेना चाहिए। ठीक है, तो विशेष रूप से ऑफिशियली नाटो में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये हमें मेंस में इंटरव्यू में बोलना है। अब हमें देखना है एक अगला टॉपिक कि रशिया और यूक्रेन। हमें देखना है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसमें नाटो की क्या भूमिका, और लास्ट जब हम लोग इसे फाइनलाइज करेंगे तो एक बार मैप से फिर से हम लोग समझने का पूरे टॉपिक को प्रयास करेंगे, क्योंकि तेजी से पढ़ने में तो हम पढ़ा देंगे लेकिन आपको समझने में या फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स को नहीं जान रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है, या जो जान रहे हैं उनको तो नुकसान नहीं है। अब यहाँ पे है कि रूस यूक्रेन वॉर 1-1.5 सालों से चल रहा है, तो उसमें नाटो की क्या भूमिका है। रूस यूक्रेन को अपना, देखिए हुआ क्या है कि रशिया जो है यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश रशिया था और उसमें यूक्रेन भी सम्मिलित था सोवियत संघ में। इस प्रकार रूस मान के चलता है कि यूक्रेन मेरा हिस्सा है। इसी कारण जैसे ही यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट किया, इसी कारण जैसे यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेना चाहा, रूस हमलावर हो गया। ठीक है, रूस क्या हो गया, रूस हमलावर हो गया। दूसरा, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसमें हम लोग देखेंगे कि नाटो के जन्म में शीत युद्ध को बढ़ाया। नतीजा हुआ कि 90-91 के आसपास सोवियत संघ 15 देशों में बट गया, जिसमें रशिया सबसे बड़ा था, यूक्रेन था, उसके बाद यूरोप का और मध्य एशिया के 5 कंट्रीज थे। उस नाटो के कारण ही, नाटो के दबाव में, अमेरिका के दबाव में सोवियत संघ टूटा। आने वाले समय में यदि यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेता है तो सैन्य बल से नाटो उसे मदद करेगा। ठीक है, ये सब टॉपिक हम लोगों ने देखा, अभी मैप में फिर से देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव लेवल पे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आप मैप से चीजों को नहीं समझिएगा तो फिर ये वॉर क्यों हो रहा है, नाटो का जन्म क्यों हुआ, समझना आसान नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन यदि आप सब्जेक्टिव देने जा रहे हैं तो फिर मुश्किल होगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा, रूसेंट में भी दिया रहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो एक अंग्रेजी है, दूसरा फ्रेंच है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज ये ध्यान रखना, अंग्रेजी और फ्रेंच। सेक्रेटरी जनरल जेंस है, अभी ये है जेंस या जेम्स इनका नाम है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जाना। अब हम लोग केवल मैप पे आते हैं और ये देखते हैं कि जो भी मेन क्वेश्चन सब थे क्या वो डील हुए या नहीं। हम लोगों ने नाटो का मतलब जाना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आप जवाब दे दीजिएगा। सदस्य 31 सदस्य हैं। कब बना है नाटो 1949 में, हम लोगों ने देखा। क्यों बना ये देखा है, इसका प्रभाव क्या है ये देख लिया। उद्देश्य यानी कि इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा। अब एक बार रिकैप करते हैं, रिकैप करना जरूरी है, मैप से पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आखिर कारण क्या, एक ही बार में अगर लेक्चर दे दिया जाता तो शायद मुश्किल होता। तो हम लोग ये देखते हैं, एक मिनट, मैप यदि आप ध्यान देखिएगा दीजिएगा तो ये पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप ये देखिए कि 1939 और 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। पहला वर्ल्ड वॉर 1919 के आसपास हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे पूरी दुनिया आपस में लड़ ली थी। तो पूरी दुनिया आपस में लड़ ली, तो उसके बाद लोगों ने सोचा कि भाई लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि लड़ाई झगड़ा हम लोग को करना ही ना पड़े। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़े, तो उसके लिए एक संगठन बना। अमेरिका में एक संगठन बना, यूनाइटेड नेशन। एक संगठन क्या बना था, यूनाइटेड नेशन बना। ठीक है, एक संगठन बनाया गया यूनाइटेड नेशन, जिसे विश्व की संसद कहते हैं, और ये प्रयास करता है कि दुनिया आपस में अब तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर न जाए। यूनाइटेड नेशन के साथ ही कुछ और संगठन की भी आवश्यकता हुई जो तीसरा विश्व युद्ध न पैदा करे, और दूसरा
साम्राज्यवादी देशों को भी रोके। जैसे आज रशिया साम्राज्यवादी देश है, तो कभी सोवियत संघ एक साम्राज्यवादी देश था। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सोवियत संघ क्या था। वो एक देश था जो बहुत भागों में बटा। जैसे भारत एक देश था, उससे टूटकर पाकिस्तान बना, उससे टूटकर बांग्लादेश बना। तो भारत पहले बहुत बड़ा देश था। उसी तरह सोवियत संघ एक बहुत बड़ा देश था। ये जो रशिया हम लोग देख रहे हैं वो सोवियत संघ में था। यहाँ पे यदि आप मैप देखिएगा मध्य एशिया, या फिर अगर आप गूगल करिएगा मिडिल ईस्ट किसे कहते हैं, तो ये मध्य मध्य एशिया का देश वो सोवियत संघ का भाग था। और ईस्टर्न यूरोप में विशेष रूप से यूक्रेन वगैरह जो था वो सोवियत संघ का ही हिस्सा था। तो सोवियत संघ एक बहुत बड़ा देश था जो 1990-91 में टूटा था। ठीक है, टूटा तो सबसे बड़ा देश एक बना रशिया, 15 देश टूटा था। यूक्रेन उससे अलग हुआ। अगर आप मैप में देखिएगा यूक्रेन को, तो ये यूक्रेन है। यूक्रेन अलग हुआ, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में जो एक यूरोपियन कंट्री है वो कभी सोवियत संघ का, अर्थात आप मान लीजिए कि रशिया का ही हिस्सा था और वो रशिया का हिस्सा यूरोप चला गया। तो रशिया के दिमाग में ये है कि ये जो एरिया है वो मेरा है। जिस प्रकार आज हम लोग पाकिस्तान को मानते हैं कि हमसे अलग नहीं है, वो एरिया हमसे ले लिया गया है। और यदि हम लोग को आवश्यकता हुई या हम लोग को मौका मिला तो पाकिस्तान को फिर से हम लोग हड़प लेंगे। ठीक है, उसी तरह रशिया भी प्रयास करता रहता है कि यूक्रेन को पूरी तरह से अपने में मिला ले। यूक्रेन का आज जो पूर्वी हिस्सा है डोनेक्स वगैरह, उसे रशिया अपने कब्जे में ले भी लिया है। तो 15 देशों में टूट गया, जिसमें एक कजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान वगैरह एक अलग कंट्री बन गया। ठीक है, तो सोवियत संघ टूटा कब? 1990 के आसपास। उससे पहले क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो संगठन जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, यूनाइटेड नेशन बना। किसके मदद से यूनाइटेड नेशन बना? विशेष रूप से अमेरिका के मदद से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया पे यूनाइटेड किंगडम का प्रभाव कम होता चला गया और अमेरिका का प्रभाव बढ़ता गया। अब अमेरिका चाहा कि पूरी दुनिया पे हम राज करें, तो एक यूनाइटेड नेशन बनाया और सैन्य सहायता देने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने नाटो की स्थापना की थी 1949 में। और कहता था कि हम आपको सैन्य सहायता देंगे और इसके एवज में जिससे भाई आप सैन्य सहायता दीजिएगा उसे अपने प्रभाव में लीजिएगा। तो एक कारण था प्रभाव में लेने का। दूसरा, अमेरिका ये चाहता था कि मेरे जैसा जो एक मजबूत है सोवियत संघ अर्थात रशिया, उसे कंट्रोल रखा जाए। जो छोटे छोटे देशों पे वो कब्जा करना चाहता है उन देशों को सैन्य सहायता दी जाए ताकि वो मेरे नियंत्रण में भी रहे और रशिया के नियंत्रण में न जाए। इस कारण से एक संगठन अमेरिका के प्रयास से बन गया। अमेरिका के प्रयास से एक संगठन बन गया। उस संगठन का नाम था नाटो। अर्थात अमेरिका ने एक संगठन के माध्यम से सैन्य सहायता देके कमजोर देशों को अपने हिस्से में मिलाना प्रारंभ कर दिया। और इसी का नतीजा था कि ये जो पूर्वी यूरोपियन कंट्री है, यूक्रेन वगैरह है, ये बेलारूस वगैरह है, वो नाटो में सम्मिलित हो गए, अमेरिका के प्रभाव में आ गए। और जो भी देश नाटो से मिलकर रहेगा उसे सैन्य सहायता दी जाएगी। आपने देखा होगा कि अभी फिनलैंड नाटो में मिला है। क्यों मिला है? हम लोग देख रहे हैं कि ये बॉर्डर शेयर कर रहा है रशिया से और उसे पता है कि अगर यूक्रेन का जो हाल है वो अगली बार मेरा भी हो सकता है, क्योंकि हमारा सैन्य व्यवस्था उतना बेहतर नहीं है। तो अगर वो रशिया से वो नाटो से मिल के रहेगा तो जब रशिया हमला करेगा तो अमेरिकी सेना यहाँ पर आएगी। यही कारण है कि फिनलैंड शामिल हो गया। तो जो भी छोटे छोटे कंट्रीज शामिल क्यों हुए हैं ये हम लोग समझ गए। दूसरा, अब हम लोग को देखना है भारत का पर्सपेक्टिव। ये भारत है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं भारत है।
विशेष रूप से ये जो नाटो बनाया गया है यूरोप के लिए बनाया गया है। यही कारण है कि अटलांटिक ओशन के आसपास जो कंट्रीज हैं उनके लिए ये बनाया गया, ना कि भारत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। भारत वैसे भी अटलांटिक ओशन से बहुत दूर है, एक ये भी कारण है भारत का सम्मिलित नहीं होने का। दूसरा, भारत रशिया से भी काफी दूर है, तो रशिया कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भारत पे हमला करेगा। अगर भारत चाइना को ध्यान में रखते हुए नाटो में सम्मिलित होता है तो ये तो है कि उसे सैन्य सहायता मिलेगी, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि कल को रशिया क्या करेगा कि भारत से मित्रता छोड़ के इस चाइना से मित्रता कर लेगा, तब स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए कमोबेश हम लोग देखते हैं कि नाटो में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था उसमें एक धारा अमेरिका और एक धारा सोवियत संघ से मिल रहा था, तो भारत गुट निरपेक्षता की ओर गया। बेलग्रेड में उसने समझौता किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत एक संगठन बनाया गुट निरपेक्ष, उसमें भारत सम्मिलित हुआ और किसी भी संगठन में शामिल होने से इनकार कर दिया। बोला कि मेरा ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है, अपने सुविधा के लिए हम आपसे मिलेंगे और आपको लाभ देंगे, आपसे लाभ लेंगे। इसका लाभ ये हुआ कि आज यदि यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है तो भारत उसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा, उसमें कोई दबाव नहीं है। लेकिन यदि वो नाटो में शामिल रहता तो यूक्रेन रशिया वॉर में उसे सम्मिलित होना पड़ता। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा है। तो कभी भी कोई भी चीज पढ़िए तो मैप के माध्यम से पढ़िए। यहाँ पे अटलांटिक ओशन वगैरह था, यही कारण, और इसी अटलांटिक ओशन के पास यूरोप है, इसी के पास कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स है, इसलिए इसके बीच में एक नाम अटलांटिक जुड़ा है, नॉर्थ अटलांटिक। अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में ये संगठन है, इसलिए उसका नाम पड़ा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाम क्यों पड़ा है इस तरह का, ये हम लोग समझ गए। 1949 में क्यों बना है ये ठीक है, 1949 में बना, क्यों बना? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कोल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर ने नाटो को जन्म दिया। काम क्या करता है भाई? सैन्य सहायता देता है छोटे देशों को, कमजोर देशों को, ताकि वो रशिया से दोस्ती न करे, सोवियत संघ से दोस्ती न करे। इस नाटो का मुखिया यूनाइटेड स्टेट्स है। इसी यूरोप में एक छोटा सा देश है बेल्जियम, वहां उसका हेड क्वार्टर है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज एक अंग्रेजी तो होगा, इनके यूरोप के लिए बना गया है, और एक फ्रेंच है। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं जेम्स या जेंस, उनका नाम हमें याद रखना है। जो न्यूएस्ट कंट्री, ये जो फिनलैंड है, ये शामिल हुआ है। तो इतना पर्सपेक्टिव यदि आप ध्यान रखते हैं, एक बार गूगल से भी समझने का प्रयास करते हैं, तो नाटो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं यदि आप मैप से पढ़ लेते हैं तो ग्रुप डी हो या यूपीएससी हो, नहीं छूटेगा। तो हम लोगों ने बीपीएससी में जो एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है मेंस में, जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर्स, और उसमें तो 3-4 भाग में करके करंट अफेयर्स आता है, और एक संगठन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, यूनाइटेड नेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, आपको नाटो से संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा, सार्क से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, आसियान से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। उसका एक भाग हम लोग नाटो आज यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। इसी तरह करंट अफेयर का अगले सेगमेंट में हम लोग किसी अदर संगठन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड संगठन का, ताकि वर्ल्ड का करंट अफेयर्स भी हमारे समझ में आता है। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।